हेलो बच्चों, आज का हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है वो है मौर्यकालीन आर्थिक जीवन और इसके आज हम सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। जो मैंने अपना पिछला वीडियो लेक्चर दिया था उसमें हमने इसके प्रथम भाग पर अध्ययन कर लिया था और जिसमें हमने मौर्य युगीन कृषि पर विशेष रूप से बात की थी और उसमें हमने इस विषय पर चर्चा की कि राज्य की जो आय है उसका जो मुख्य जो स्रोत था वह कृषि था और क्योंकि कृषि से 1/4 भाग राजस्व के रूप में राज्य को प्राप्त होता था। आज हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वो है कि कृषि के अलावा व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे भी राज्य की आय के मुख्य स्रोत थे। साथ में ही हम मौर्य युगीन मुद्रा प्रणाली के विषय में भी चर्चा करेंगे। कृषि के बाद व्यापार और वाणिज्य राज्य की आय के मुख्य स्रोत थे और इस समय जो उद्योग थे वो दो प्रकार के थे या दो कोटियों में विभक्त थे। एक ऐसे उद्योग थे जो कि राज्य पर उनका एकाधिकार था और कुछ उद्योग सामान्य उद्योग थे। अधिक लाभांश देने वाले जो वस्तुओं के उद्योगों पर राज्य का एकाधिकार था, जैसे कि खनिज उद्योग, लवण उद्योग और मद उद्योग। राज्य में वस्तुओं के विक्रय के स्थानों और विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता था। साथ में ही व्यापारियों को अपनी दुकानें खोलने के लिए भी राज्य से ही आज्ञा पत्र लेना पड़ता था। कोई भी वस्तु अपनी उत्पत्ति के स्थान पर नहीं बेची जा सकती थी और मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है कि बेची जाने वाली सभी वस्तुओं की पहले अच्छी से जांच परख होती थी या परीक्षा होती थी, उसके बाद ही उनको बेचने के लिए व्यापारियों को दिया जाता था। किसी भी व्यापारी को आवश्यकता से अधिक माल एकत्रित करने की अनुमति नहीं थी और यदि कोई व्यापारी ऐसा कर लेता था तो उसके माल को छीन लिया जाता था। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र जो नगर प्रशासन की 6 समितियों का उल्लेख किया है और उनमें से जो एक समिति थी वो उद्योग और धंधों की ही देखरेख करती थी। इसी प्रकार के इस तरह के विवादों का निपटारा करने के लिए कंटक शोधक न्यायालय भी थे, जिनमें 3 अमात्य और 3 प्रतिष्ठा कार्य करते थे और ये जो न्यायालय थे इनका जो मुख्य कार्य था कि उद्योगों में चोरी करने वाले श्रमिकों को दंड देना। बच्चों, अगर हम इस काल के परंपरागत व्यवसायों की बात करें तो रजक, स्वर्णकार, धातुकार, भीषक, गायक, नर्तक, काष्ठकार, कुंभकार, लोहकार आदि मुख्य इस समय के व्यवसाय थे। इसके अतिरिक्त दिन प्रतिदिन के कार्यों में मांस बेचने वाले थे या मिठाई बेचने वाले थे, जिनका सेवा जो मूल्य था वो निश्चित होता था। साथ में ही किस वस्तु को किस स्थान पर बेचा जाएगा ये भी निश्चित होता था। जैसे कि नगर के दक्षिण और पश्चिम में पकवान, सूरा और मांस की दुकानें होती थी, जबकि उत्तर और पश्चिम में औषधियों की, दक्षिण पूर्व में गंध, माल्य और धान्य इत्यादि की दुकानें होती थी। इन उद्योगों के अलावा खनिज उद्योग, वस्त्र उद्योग और जो सुरा व्यापार है वो भी इस काल में अपनी उन्नति के शिखर पर। मौर्य युग के अगर प्रमुख उद्योगों की बात की जाए तो मुख्य जो उद्योग था वो सूती वस्त्र निर्माण करना था और इस कार्य में स्त्रियां अधिकतर लगी हुई थी। वस्त्र बुनने के लिए उन्हें कर्मांतों में भेजा जाता था और अपनी गुणवत्ता के कारण कुछ प्रदेश थे वो वस्त्रों के लिए अधिक प्रसिद्ध थे, जैसे कि मथुरा, सौराष्ट्र, कलिंग, काशी और बंगाल का जो सूती वस्त्र था वो अधिक प्रसिद्ध था। तो ये सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र बन गए थे। इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त जो ऊनी, रेशम, तुल और शण से भी वस्त्र बुने जाते थे और कुछ वृक्षों के रेशे से भी वस्त्र बनाने में उनको प्रयोग किया जाता था। अर्थशास्त्र में हमें कई प्रकार के कम्बलों का भी उल्लेख मिला। वस्त्र उद्योग से संबंधित एक अन्य जो व्यवसाय था वो वस्त्र रंगने का व्यवसाय था।
वस्त्र उद्योग पर राज्य का या पूरा नियंत्रण था और इसके लिए सीता अध्यक्ष नाम के अधिकारी की राज्य के द्वारा नियुक्ति की हुई थी। सूती और बुने हुए वस्त्रों की तोड़ निश्चित थी और कम तोड़ करने वाले शिल्पी को वेतन हानि के साथ साथ दंड भी दिया जाता था। इस काल का जो दूसरा जो मुख्य जो उद्योग था वो खनिज और धातु पदार्थों से संबंधित था। खनिज के उत्खनन पर राज्य की पैनी दृष्टि होती थी, क्योंकि इससे राज्य को बहुत अधिक आय होती थी और ऐसे कोई व्यक्ति जो कि खनिज पदार्थों की खोज करता था उस व्यक्ति को उसके मूल्य का 1/6 भाग मिलता था। लेकिन खनिज श्रेणी के जो सदस्य राज्य व्यवस्था के विरुद्ध अगर कार्य करते थे तो उनको दंडित भी किया जाता था और ये जो खान होती थी उन पर राज्य का पूरा अधिकार होता था। इस समय खनिज पदार्थों में सोना, चांदी, तांबा, शीशा, लोहा, टिन, पीतल आदि उद्योगों का भी विकास हुआ, लेकिन इन उद्योगों पर भी राज्य का नियंत्रण था। धातु में मिलावट या चोरी को अपराध माना जाता था और आभूषण बनाने के लिए राज्य की ओर से मजदूरी भी निश्चित थी। सभी कारीगर कंटक शोधक समिति के द्वारा निश्चित वेतन पर ही कार्य किया करते थे। मौर्य युग का एक जो विशेष उद्योग था वो था सुरा निर्माण, अर्थात मदिरा का निर्माण करना, और इस व्यवसाय पर सुरा अध्यक्ष का नियंत्रण रहता था और सुरा निर्माण के कार्य में दक्ष व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। राज्य के द्वारा ही सुरा की बिक्री का भी प्रबंध किया जाता था। इसके अतिरिक्त बर्तन बनाने का और चर्म उद्योग का भी हमें मौर्य कालीन युग में उल्लेख मिलता है। मौर्य शासक जहां स्थानीय और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देते थे, वहीं उस पर पूर्ण नियंत्रण भी रखते थे और आंतरिक जो व्यापार था मुख्य रूप से स्थल मार्ग से होता था और इस समय पाटलिपुत्र से 6 मार्ग निकलते थे। 3 उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे तो 3 पश्चिम से पूर्व की ओर जाते थे और ये मार्ग प्राचीन काल से ही व्यापारिक जो पथ पद्धति के रूप में प्रयुक्त होते थे। मैगस्थनीज के अनुसार मार्गों पर दूरी दर्शाने के लिए निश्चित दूरी पर पत्थर लगे हुए थे। अशोक ने यात्रियों की सुविधा के लिए राजमार्गों पर वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए और सरायों का निर्माण करवाया। स्थल मार्ग के अलावा जल मार्ग से भी व्यापार होने लगा और संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं व्यापारियों के द्वारा इधर से उधर पहुंचाई जाती थी, जैसे कि कश्मीर और कौशल से हीरा, हिमालय से चमड़ा, काशी के वस्त्र, नेपाल से ऊन और केरल से मणियां आती थी। बंगाल, काशी, मथुरा, महेश्वती और कलिंग वस्त्रों के लिए, जबकि दक्षिण भारत था वो चंदन के लिए प्रसिद्ध था। इन स्थानों से विशेष सामग्री क्रय करके बड़े व्यापारियों के द्वारा उनको विदेश भेजा जाता था। आंतरिक जो व्यापार था वो पढ़ने अध्यक्ष के नियंत्रण में संपन्न होता था और विदेशी व्यापारी बड़ी संख्या में माल खरीदने के लिए यहाँ पर आते थे। इस समय पाटलिपुत्र में इतने विदेशी रहते थे कि उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए मैगस्थनीज ने गुप्तचर व्यापारियों का उल्लेख किया है। इस समय विदेशी व्यापार भी बहुत ही उन्नत दशा में था और दूर के देशों के साथ जल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। साथ में ही भड़ौच, सोपारा, ताम्रलिप्ति और कलिंग जैसे मुख्य बंदरगाह थे जहां से कि विदेशों के साथ व्यापार होता था। वस्तुओं का निर्यात करने से पहले पढ़ना अध्यक्ष वस्तु के उत्पादन, कीमत और लाभ जैसे विभिन्न पक्षों पर भी विचार किया करते थे। विदेशी व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी समुचित सहायता भी की जाती थी, जैसे कि भारत से मसाले, पत्थर, पशु और गाड़ियों का निर्यात किया जाता था। बिंदुसार के समय में सीरिया के साथ व्यापारिक संबंध थे और सीरिया से उसने अंजीर, मदिरा और दाशनिक मंगवाए थे, जबकि भारत के जो व्यापार है वो चीन के साथ भी बहुत ही अच्छे रहे। इसकी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। संभवतः यहाँ से रेशमी वस्त्र का आयात होता था और अपने साथ रेशमी वस्त्र, स्वर्ण और चांदी लेकर चीन के व्यापारी दक्षिण भारत जाते थे और वहां से सीप, मोती और बहुमूल्य पत्थर लेकर आते थे। यह जो व्यापार था वो स्थल मार्ग से होता था।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस तरह की भी जानकारी मिलती है कि तमिल प्रदेश, बर्मा और पूर्वी द्वीप समूह के साथ भी भारत का व्यापार होता था। मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के विकास का एक मुख्य जो कारण था वह मुद्रा प्रणाली भी थी, जो कि निश्चित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें इस चीज का उल्लेख मिलता है कि मुद्रा के स्वरूप का भार को नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र विभाग था, और जिसका जो अध्यक्ष होता था वह लक्षणा अध्यक्ष कहलाता था। इस समय दो प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी, एक तो कोष और एक व्यवहारिक। राज्य के कर विक्रय के लिए कोष सिक्के मान्य थे, जो कि अधिक मूल्य के होते थे, जबकि जो व्यवहारिक सिक्के कम मूल्य के होते थे। और मौर्य युग की जो मुख्य मुद्राएं होती थी वो चांदी की होती थी, और कभी कभी वो तांबे और शीशे को मिलाकर भी बनाई जाती थी। कौटिल्य के अनुसार इस पर्ण में 4 भाग तांबे का और 1 भाग शीशे का होता था, और इसके अतिरिक्त अर्धपर्ण और पाद भी प्रचलित थे। इस समय में पर्ण से भी कम मूल्य के तांबे के सिक्के चलाए गए थे, जो कि मासक कहलाते थे, और इसके छोटे भाग अर्धभाषा कोंकणी अर्ध कोंकणी भी प्रचलित थे। मुद्राओं की जांच करने के लिए रूप नाम का अधिकारी होता था, और मुद्राएं राज्य के द्वारा ही चलाई जाती थी। परंतु कोट जनपद के लोग अपनी धातु सोने चांदी देकर भी सिक्के बनवा सकते थे। लेकिन इस चीज का उल्लेख हमको अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। उत्तर भारत के अनेक स्थानों से चांदी की आहट मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से कुछ को हम मौर्य युगीन मुद्राएं मानने का आग्रह किया गया है। मौर्य पूर्व युग की जो मुद्राएं हैं वो आकार में बड़ी और पतली होती थी, जबकि मौर्य युगीन जो मुद्राएं हैं वो मोटी और छोटी होती थी, और उन पर पहाड़ी, अर्धचंद्र और मयूर के चिन्ह आहत सिक्के के रूप में मिलते हैं। मौर्य युग में विदेशी व्यापार में लाभ कमाने पर चुंगी को कम कर दिया जाता था, लेकिन इस समय सूदखोरी की जो राशि है वो बढ़ गई थी। इसलिए इस युग में राज्य के द्वारा ब्याज की दरें निश्चित कर दी गई। मौर्य युगीन अर्थव्यवस्था नियंत्रण के 4 राजकीय स्तंभ थे: शुल्काध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, कोतवाध्यक्ष और अव्ययपाठ। और कृषि, व्यापार, उद्योग पर नियंत्रण होने से जो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो गई थी। और इस समय समाज में व्यवसायगत जातियों का प्रभाव बढ़ रहा था, और इसने वर्ण व्यवस्था के विकास में भी योगदान दिया था।